Let's start with the primary, secondary, tertiary and quaternary carbon atoms. Students, primary carbon का मतलब है directly attached with one carbon atom, जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा होगा. सेकेंडरी ये होता है डायरेक्टली अटैच्ड with two carbon atoms. Tertiary directly attached with three carbon atoms. Or quaternary directly attached with 4 कार्बन एटम्स. स्टूडेंट्स, प्राइमरी को इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है डिग्री का साइन लगा के, सेकेंडरी 2 पे डिग्री का साइन, टर्शरी 3 पे डिग्री का साइन और क्वार्टनरी 4 पे डिग्री का साइन. अब हम इनको एग्जांपल्स की मदद से समझने की और सीखने की कोशिश करते हैं. जब हम कहते हैं कि डायरेक्टली अटैच्ड विद वन कार्बन एटम, तो उसका क्या मतलब होता है उसको देखें ज़रा. CH3 CH2 CH2 CH3. अब मैं राइट से स्टार्ट करता हूँ. ये कार्बन के नीचे हमने स्टार लगाया. ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टनरी कौन सा है, तो आप इसको देखेंगे कि 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है. स्टूडेंट्स, ये 3 से नहीं जुड़ा हुआ. हमने ये नहीं कहा कि अटैच्ड विद 3 कार्बन चेन, हमने कहा है डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन. ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के लिए है. तो इस कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड तो सिर्फ एक से ही है ना, और जो अगले कार्बन है वो पहले वाले से तो नहीं जुड़े हुए ना. तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, इट इज प्राइमरी. अब सेकंड को देखें तो ये कार्बन लेफ्ट पे भी एक कार्बन से अटैच है, ये राइट पे भी एक कार्बन से अटैच है. तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, इट इज सेकेंडरी कार्बन. नेक्स्ट को देखें तो लेफ्ट पे भी एक कार्बन से अटैच है, राइट पे भी एक कार्बन से अटैच है. अगेन इट इज सेकेंडरी कार्बन एटम. और नेक्स्ट को देखें तो ये सिर्फ राइट पे एक ही कार्बन से अटैच है, सो इट इज प्राइमरी कार्बन एटम. सो आई होप सो कि आप प्राइमरी सेकेंडरी को समझ गए हैं. अब हम एक और एग्जांपल लिखते हैं. CH3 CH3 CH3. स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 इनको ट्राई करते हैं. राइट वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद ओनली 1, इट इज प्राइमरी. लेफ्ट वाला डायरेक्टली अटैच्ड विद ओनली 1, अगेन इट इज प्राइमरी. नीचे वाला डायरेक्टली अटैच्ड विद 1, सो इट इज प्राइमरी. और जो मिडल वाला है वो 1 2 3, तो ये डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 कार्बन है, तो ये कौन सा हो गया, टर्शरी. स्टूडेंट्स, अगर मैं इस एग्जांपल में कहूं, इस एग्जांपल में कि 9 प्राइमरी हाइड्रोजन एटम है, 1 टर्शरी हाइड्रोजन एटम है, और 3 प्राइमरी कार्बन एटम है, और 1 टर्शरी
कार्बन मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। जो प्राइमरी के ऊपर ग्रुप लगे हुए हैं उनको भी प्राइमरी ही कंसिडर किया जाता है। मतलब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट आर अटैच्ड विद द प्राइमरी कार्बन एटम आर कॉल्ड एज प्राइमरी हाइड्रोजन। जो सेकेंडरी से लगे हैं उनको सेकेंडरी और जो टर्शरी से लगेंगे उनको टर्शरी कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकते हैं कि प्राइमरी कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं, सेकेंडरी से कितने लगे हैं और टर्शरी से कितने लगे हैं। स्टूडेंट्स मैं अब आपके सामने एक आखिरी एग्जाम्पल लिखता हूं, फिर इस टॉपिक से हम आगे चलेंगे। CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब हम इसके हर एक कार्बन को आइडेंटिफाई करते हैं, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि आप बताएं कि इसमें कितने प्राइमरी हैं, कितने सेकेंडरी हैं और कितने टर्शरी हैं, इस और कितने क्वार्टनरी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, टर्शरी कार्बन कितने हैं और क्वार्टनरी कार्बन कितने हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। हम स्टार लगा रहे हैं, ये डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 है। आपने स्टूडेंट्स ये अगर एरो लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन टेस्ट में या पेपर में आपने एरो नहीं लगाने होते। आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बगैर एरो लगाए ही आप जल्दी जल्दी से गैस कर सकें कि ये कितने से अटैच है डायरेक्टली। सो इट इज प्राइमरी कार्बन। अब नेक्स्ट को देखें, ये 1 2 3, तो ये कार्बन हो गया टर्शरी कार्बन। स्टूडेंट्स नीचे वाला कार्बन, ये स्टार लगा दिया है, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 1, सो अगेन इट इज प्राइमरी कार्बन। स्टूडेंट्स जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है उस पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की क्लासिफिकेशन नहीं की जाती। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सेकंड वाला लेफ्ट से भी एक कार्बन पे है, राइट पे डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन है या 1 कार्बन है। तो याद रखें डबल और ट्रिपल वाले को क्लासिफिकेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी में शामिल ही नहीं किया जाता। अब आगे चलें, तो ये स्टार लगा दिया कार्बन पे, ऊपर 1, लेफ्ट पे 1, बॉटम राइट, तो 4 से जुड़ा है, तो ये कार्बन हो गया क्वार्टनरी कार्बन। आगे ट्रिपल बॉन्ड पे जो है वो दोनों फारग हैं। फिर राइट वाला अटैच डायरेक्टली विद 1। फिर जो नीचे वाले कार्बन है और ऊपर वाला है ये भी डायरेक्टली 1 से जुड़ा है, और ऊपर वाला वो भी डायरेक्टली 1 से जुड़ा है। सो प्राइमरी काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 प्राइमरी कार्बन आर 5। सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, कोई भी नहीं आया, 0। टर्शरी कार्बन कितने हैं, इट इज ओनली 1। और क्वार्टनरी कितने हैं, क्वार्टनरी कार्बन भी ओनली 1। तो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ यू कैन गेस द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड विद द एटम्स। और प्राइमरी के लिए मैं डेफिनेशन में एक चीज का इजाफा कर दूं, प्राइमरी कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 कार्बन और नन, जो किसी भी दूसरे कार्बन से अटैच ना हो उसको भी हम प्राइमरी ही समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कंपाउंड लिखें CH3 CH2 OH, मैंने स्टार लगाया है, बताएं ये कौन सा है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। लेफ्ट पे किससे अटैच है, 1 कार्बन से,
राइट पे किससे अटैच है, एक ऑक्सीजन से। तो डेफिनेशन क्या कहती है, डायरेक्टली अटैच विद कार्बन। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन से लिखा है इसको कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कौन सा हुआ, ये प्राइमरी कार्बन हुआ। अब मैं दूसरी एग्जांपल लिख रहा हूँ, CH3OH। अब स्टार जिस कार्बन पे लगाया है ये डायरेक्टली अटैच विद नो अदर कार्बन, डायरेक्टली अटैच विद वन और नन। तो ये दोनों प्राइमरी ही कंसिडर किए जाते हैं, ये भी प्राइमरी होगा। आई होप सो कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के आइडिया को समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बात पे आते हैं, वो है अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गैमा कार्बन और डेल्टा कार्बन। डेल्टा जनरली आपको शायद ना मिले डिस्कशन में, अल्फा और बीटा बहुत ज़्यादा दफ़ा ये आपके सिलेबस में डिस्कस होंगे। गैमा कार्बन ये भी एक दफ़ा जिक्र होगा, और डेल्टा कार्बन लाइक दिस। स्टूडेंट्स, चूंकि ये लेक्चर में FSC और BS और MSc के जो स्टूडेंट्स हैं, बेसिक्स तो सारों की सेम ही रहती है ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पे गैमा और डेल्टा की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। अल्फा कार्बन क्या होता है, डायरेक्टली अटैच्ड विद फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, इस पे मैं एक पूरे टॉपिक के तौर पे इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर करूंगा, फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड दैट कंसर्न द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। इस पे मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं, पहले इन डेफिनेशंस को देख लें। फिर बीटा क्या होगा, डायरेक्टली अटैच्ड विद अल्फा कार्बन। गैमा क्या होगा, डायरेक्टली अटैच्ड विद बीटा कार्बन, और डेल्टा डायरेक्ट विद गैमा है। डायरेक्टली अटैच्ड विद गैमा कार्बन एटम। आए हम इनकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए CH3, CH2, CH, CH3, CH2, X। स्टूडेंट्स, ये X फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप पे एक पूरा लेक्चर मैं अलग से करूंगा कि वो क्या है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल हैलोजेंस, क्लोरीन, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। फॉर एग्जांपल OH, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। एमाइन, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। सायानाइड या नाइट्राइल, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। आपको जस्ट एक आइडिया दिया है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करते हैं, हमने उनके अलावा की बात करनी है। तो X की जगह पे मैं FG लिख देता हूं, ये ज्यादा मुनासिब होगा ताकि फंक्शनल ग्रुप पे बाद में बात कर सकेंगे हम। देखें, जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है उसे आप कहोगे कि वो अल्फा कार्बन है। जो अल्फा से डायरेक्टली अटैच है उसको आप कहोगे कि ये बीटा है। जो बीटा से डायरेक्टली अटैच है उसको आप बोलोगे कि ये
गैमा है। बीटा से जितने भी अटैच होंगे वो सारे गैमा, अल्फा से जितने भी अटैच होंगे वो सारे बीटा, और जो गैमा से अटैच होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 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 फंक्शनल ग्रुप। तो स्टूडेंट्स देखें, फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच है वो अल्फा, जो अल्फा से डायरेक्टली अटैच है वो बीटा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ये समथिंग डिफरेंट है, और जो अल्फा, बीटा और गैमा है ये समथिंग डिफरेंट है। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं कि अल्फा, बीटा, गैमा क्या है और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या है। स्टूडेंट्स आई थिंक सो कि अल्फा, बीटा, गैमा और डेल्टा को अंडरस्टैंड करने के लिए ये एग्जांपल्स इनफ हैं। फंक्शनल ग्रुप पे हम अलहदा बात करेंगे। अब आप आ जाएं हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक पे। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक। डायरेक्टली बॉन्डेड एटम, डायरेक्टली bonded atoms plus lone pairs। अगर इसकी आंसर 4 हो तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर आंसर 3 हो तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और अगर आंसर 2 हो तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। स्टूडेंट्स अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे है, क्यों है, इस पे अभी बात नहीं कर रहे। इसकी बात हम करेंगे जब हम चैप्टर 7 के रेगुलर लेक्चर पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि चीज़ों का जिक्र आएगा कि हाइब्रिड। अब मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में एडिशन में और एलिमिनेशन में, हमने एडिशन और एलिमिनेशन दोनों में बात की थी कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है। स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क होगा कि मैंने वहाँ पर जो एग्जांपल्स आपको बताई हैं, यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक सीख के अब वहाँ पे अप्लाई करके बताएं कि पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या थी और आफ्टर द रिएक्शन उस प्रोडक्ट के अंदर उन कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई। तो फिर से सुन लें, डायरेक्टली बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर्स। और स्टूडेंट्स जो एफएससी से हायर लेवल के स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर रहे हैं, कुछ बीएस के स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी रिक्वेस्ट थी कि सर बेसिक्स पे आप गाइड कर दें, तो वो लोन पेयर की बजाय लोकलाइज्ड लोन पेयर नोट कर लें। और वो बच्चे खुद ही समझते हैं कि लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड क्या होता है। एफएससी पे इस पे इतनी डिटेल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। फॉर एग्जाम्पल CH4। स्टूडेंट्स आप इसको ड्रा करें ओपन करके। अगर आप ओपन स्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं बना सकते तो फिर हाइब्रिडाइजेशंस को पिक करना बहुत मुश्किल है। स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन आपने जिसकी मैयर करनी है, डायरेक्टली बॉन्डेड एटम भी सिर्फ उसी के काउंट करने हैं। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चाहिए 1, 2, 3, 4। डायरेक्टली बॉन्डेड कितने हैं? 4 प्लस लोन पेयर कितने हैं? इस कार्बन पे कोई लोन पेयर नजर आ रहा है? नहीं। तो आंसर जब 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। CH3 CH2 CH3 इस मिडल वाले की हाइब्रिडाइजेशन बताएं। तो स्टूडेंट्स जिसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको चाहिए, आपको उसके स्ट्रक्चर का अगर क्लियरली पता है, चलें मैं सबको ओपन कर देता हूं, सबकी हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं हम।
हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, स्टार लगा दिया हमने ऑरेंज कलर का। इसकी डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स देखें, 1 2 3 और ये वाला कार्बन 4, तो 4 आंसर आए, तो ये क्या होगा sp3। अब मिडल वाले कार्बन पे आ जाएं, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो गया sp3। नेक्स्ट पे आ जाएं, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आ गया sp3। स्टूडेंट्स एक जनरल ट्रिक बताई जाती है कि सिंगल बॉन्ड इज sp3, डबल बॉन्ड इज sp2 एंड ट्रिपल बॉन्ड इज sp हाइब्रिडाइजेशन। ये बात 90% केसेस में तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे केसेस आपको मिलेंगे जिनमें आप इस ट्रिक से गलती कर जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर कुछ और आइडियाज़ भी दे देता हूँ कि कहाँ पे गलती हो जाएगी, हम वो भी देख लेंगे। पहले हम सिंपल ऑर्गेनिक को देख लें। अगर कहा जाए CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो अब हाइब्रिडाइजेशन बताएं। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको ओपन करके लिखें तो ये ऐसे है, और याद रखें कि जिसका सिर्फ एक बॉन्ड बनता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें हमें इस कार्बन को देखना पड़ेगा, इसके गिर्द 1 2 3 और दूसरी तरफ 4, तो आंसर इसका क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आप नेक्स्ट कार्बन को देखें, तो कार्बन के ऊपर क्या है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो आपने इसको 2 दफा काउंट नहीं करना। आपने ये नहीं देखना कि कितने बॉन्ड हैं, आपने ये देखना है कि कितने एटम हैं, डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स। यहाँ पर ये तखसीस नहीं है कि आपने वो सिर्फ कार्बन से जुड़े हों या किसी और से जुड़े हों। जब आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की बात कर रहे थे तो आप ये कह रहे थे डायरेक्टली बॉन्डेड विद द कार्बन एटम्स। यहाँ पर आप कार्बन को स्पेसिफाई नहीं कर रहे, यहाँ पर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली बॉन्डेड एटम। तो ऑक्सीजन एक एटम है, डबल बॉन्ड है तो 2 नहीं गिनने, सिर्फ एक गिनना है। 1 लेफ्ट पे कार्बन है, 2 और राइट पे हाइड्रोजन है, 3, तो इसमें डायरेक्टली बॉन्डेड एटम 3 हुए, लोन पेयर 0 है, तो 3 + 0 3। जब 3 आंसर आए तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आप ये देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, CH3, ये मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर ओपन ही लिख देता हूं, OH। और जरूरी नहीं होता कि आप सिर्फ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताएं, आप किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, ये कार्बन 1 डायरेक्टली बॉन्डेड, 2 डायरेक्टली बॉन्डेड और राइट पे एक कार्बन है डायरेक्टली बॉन्डेड, 3 लोन पेयर कोई भी नहीं, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब नेक्स्ट पे चलें, एक राइट पे, एक लेफ्ट पे एक कार्बन, टॉप पे एक कार्बन और एक नीचे ऑक्सीजन, तो 3, इस पे कोई लोन पेयर नहीं था, तो ये कार्बन भी sp2 है। अब आप ऑक्सीजन पे आ जाएं या टॉप कार्बन पे जाएं, टॉप कार्बन पे, इस पे डायरेक्टली बॉन्डेड 1 है, ये टॉप कार्बन पे 1 2 3 और 4, तो ये कार्बन कौन सा हो गया sp3। अब ऑक्सीजन पे आ जाएं हम, तो ऑक्सीजन के डायरेक्टली बॉन्डेड 1 और एक लेफ्ट पे 2 2
ये 2 बॉन्डेड एटम है प्लस 2 लोन पेयर्स, 1 2, तो 2 + 2 4, तो ये क्या बन गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आप देखें H C ट्रिपल बॉन्ड C Cl, देखें लेफ्ट कार्बन पे एक बॉन्डेड एटम और एक राइट पे 2 और लोन पेयर कोई भी नहीं, आंसर 2 आए तो ये क्या होगी sp। फिर अब आप राइट वाले को देखें, डायरेक्टली बॉन्डेड 1 और राइट साइड पे 2 और लोन पेयर कोई नहीं, तो अगेन इट इज sp। तो ये तो आपने सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाले को आप वैसे भी समझते हैं कि ऐसे होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो सिंगल डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट है ये हमेशा फॉलो नहीं होता। BeCl2, अब हम बेरिलियम के देखें सिंगल बॉन्ड है, तो अगर हम समझें कि ये sp3 होगा तो हम यहाँ पे गलती कर जाएंगे। कैसे? बेरिलियम के लिए डायरेक्टली बॉन्डेड 1 और डायरेक्टली बॉन्डेड 2, तो आंसर sp हुआ। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, जो बच्चे गलती करते हैं मैं वो भी आपको बता दूं कि बेरिलियम और क्लोरीन, क्लोरीन पे 3 लोन पेयर होते हैं, तो अब आप कहेंगे कि बॉन्डेड एटम बेरिलियम के साथ 1 और राइट पे 2, तो लोन पेयर क्यों नहीं काउंट किए? बेटा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन काउंट करनी है लोन पेयर भी बस उसी के चाहिए, किसी दूसरे के लोन पेयर नहीं चाहिए, तो सिंपली इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिखता हूं, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन ये चीजें आपकी कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए हैं ताकि इसमें आप गलती ना कर सकें। H2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसको मैं ओपन करके लिखता हूं HCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH H। तो वो जो ट्रिक है कि डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो यहाँ पे भी गलत साबित होगी। अब लेफ्ट वाले के लिए देखें 1 2 और 1 इधर 3, तो ये कार्बन हुआ sp2। अब मिडल वाले पे जाएं, लेफ्ट पे भी एक एटम राइट पे भी एक एटम, तो है तो मिडल वाला भी डबल बॉन्ड लेकिन उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है क्योंकि आंसर 2 आ रहा है, लोन पेयर तो यहाँ पे किसी पे भी नहीं ना, तो बॉन्डेड आइटम 2 है तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब राइट पे चले जाएं, बॉन्डेड आइटम 1 2 और एक इधर है 3, तो ये क्या होगा sp2। तो आई होप सो कि ये बात अब आप समझ चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को आपने कैसे गैस करना है। मैं सिर्फ 2-3 एग्जांपल्स और दे दूं जो फर्स्ट ईयर में भी मौजूद हैं। फर्स्ट वन इज वाटर, सेकंड वन इज अमोनिया, PH3, CO2, और CHCl3। CHCl3 को भी मैं ओपन करके बना देता हूं, क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन। अब हम 1 बाय 1 सबको ट्राई करते हैं। फॉर ऑक्सीजन, बॉन्डेड एटम 1 2, ऑक्सीजन पे लोन पेयर 2 4, तो ये ऑक्सीजन sp3 है। अब ये नहीं कहेंगे वाटर sp3 है, आप कहेंगे ऑक्सीजन sp3 है। हर एटम की हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो सकती है, हो सकता है कि
कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो। अब नाइट्रोजन पे आ जाएं, 1 बॉन्डेड, 2 बॉन्डेड, 3 बॉन्डेड एंड 1 लोन पेयर। तो 3 + 1 अगेन 4, इट इज अगेन sp3। 1 2 3 4, तो 3 + 1 4 अगेन sp3। कार्बन पे आए, बॉन्डेड 1 2, डबल बॉन्ड को 2 दफा काउंट नहीं करना आपने, मतलब डबल बॉन्ड है तो ये नहीं समझना कि 2 दफा ऑक्सीजन को समझ लें। डायरेक्टली बॉन्डेड आइटम को देखें, 1 और 2, लोन पेयर 0। आप सोचेंगे ये तो हमें 4 नजर आ रहे हैं, तो वो तो ऑक्सीजन पे हैं, हम तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की बता रहे हैं। तो ये हो गया sp। अब इसको देखें, इस कार्बन को, 1 2 3 4, तो टोटल 4 आंसर आएगा, तो sp3। अब मैं आखिरी एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं ताकि आप सब इसकी प्रैक्टिस करके गेस कर सकें। CH3H, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। तो स्टूडेंट्स मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आप इसको होमवर्क के तौर पे करें। ये कार्बन sp3 है, मेरी इतनी प्रैक्टिस है कि मुझे पता चल चुका है कि ये क्या है। sp3 है, sp2, sp2, sp3, sp, sp और sp3। इसको अब आप ओपन करें, इनकी हाइब्रिडाइजेशंस को काउंट करें ताकि आपको खुद ही पता चल जाए कि कौन सा कार्बन किस हाइब्रिडाइजेशन का है। अब मैं 2 आपको चीज़ें बताने लगा हूं आखिरी। एक होता है CH3 पॉजिटिव, एक है CH3 थ्राइस पॉजिटिव, एक है CH3 नेगेटिव और एक है CH3 थ्राइस नेगेटिव। ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए आखिरी 4 बातें मैं आपको बताने लगा हूँ। स्टूडेंट्स, जब CH3 पॉजिटिव बनता है तो वो ऐसे बनता है कि 1 2 3 और इस पे पॉजिटिव चार्ज। CH3 थ्राइस जब बनता है तो वो यूं है कि CH3 पॉजिटिव। नेक्स्ट इज जो नेगेटिव है वो ऐसे है। क्यों ऐसे है ये बहस हम बाद में करेंगे, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन इसका एक मैंने आइडिया आपको डॉट क्रॉस में दे दिया हुआ है। अगर आप डॉट क्रॉस वाले लेक्चर को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो फिर तो आपको ये पता होना चाहिए। CH3 नेगेटिव, CH3। मैं अब आपको एक टिप बता दूं कि जहाँ पे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेगेटिव चार्ज समझेंगे, देखेंगे, आप समझ लें कि वहाँ पे कोई लोन पेयर मौजूद है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है जो लिखा नहीं जा रहा। मैंने ये जानबूझ के यहाँ पे लोन पेयर लिखा है ताकि आपको पता चल जाए, अदरवाइज मैं सिर्फ नेगेटिव लिखता तो इसका भी मतलब यही था। अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन देखें, 1 2 3। अब लोन पेयर कितने हैं? 0। तो ये क्या होगा? sp2। आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज है, तो भाई जो बताया है सिर्फ उसी पे फोकस करें, बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर नहीं होता। अब इस पे देखें डायरेक्टली 1 2 और 3, ये पूरे ग्रुप हैं। मैंने उन कार्बन पे नहीं गया, उनको हाइड्रोजन अलग करके दिखाएं तो वो वाले कार्बन भी sp3 आपको मिलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ सेंट्रल कार्बन की बात कर रहा हूं, तो ये भी sp2 है। अब नेक्स्ट पे आए, 1 2 3 और एक लोन पेयर है 4। नेगेटिव को अजाफी लोन पेयर नहीं, सिर्फ नेगेटिव लिखा होता उसका मतलब भी यही था कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये मैंने पेयर भी लिखा, नेगेटिव भी लिखा ताकि आपको समझ आ सके कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है। तो ये हो गया 3 + 1 4, तो ये हो गया sp3। 1 2 3 4, तो 3 + 1, तो ये क्या हो गया? sp3। आई होप सो कि अब आप इन चीज़ों को खुद फॉलो कर सकेंगे। अब ये जो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव लिखे कार्बन के ऊपर, इनके लिए स्टूडेंट्स टर्म्स यूज होती हैं कार्बो
केटाइन। चले मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देता हूं। कार्बो मीन कार्बन, केटाइन मीन पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड एज कार्बोकेटाइंस। तो ये जो मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हैं ये दोनों कार्बोकेटाइंस हैं। नेक्स्ट है कार्बेन आयन, कार्बेन आयन, कार्बेन आयन। तो इसको आप कहते हैं कार्बन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स ऊपर शो कर दिया। अब थोड़ा समझ लें कि ये कार्बोकेटाइन कैसे बनता है और कार्बेन आयन कैसे बनता है। और एक चीज है फ्री रेडिकल, मैं उसकी भी एग्जांपल आपको देना चाहता हूं और फ्री रेडिकल भी आपको बताना चाहता हूं कि क्या होता है। यहीं पे हम फ्री रेडिकल लिखते हैं, फ्री रेडिकल एटम हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा एटम जिसके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन्स आए वो क्या कहलाता है? फ्री रेडिकल। वो कार्बन का भी हो सकता है, किसी भी और का हो सकता है। ये आपके सामने हम इसकी एग्जांपल लिखते हैं हाइड्रोजन। फ्री रेडिकल को कैसे जाहिर करते हैं कि किसी एटम के ऊपर एक डॉट लगा दिया जाता है, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, CH3 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 फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, आयोडीन फ्री रेडिकल, फ्लोरीन फ्री रेडिकल। कोई भी फ्री रेडिकल तब होगा जब उस पे ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब स्टूडेंट्स ऑड कैसे हैं जरा ये देखें। कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको अच्छे से समझ लें। हम इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं। कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 टोटल। और वैलेंस कितने हैं? वैलेंस कितने हैं? 4। 1 2 3 4 वैलेंस हैं। अब हाइड्रोजन ने कितने शेयर किए हैं? शेयर्ड 3। तो स्टूडेंट्स अब शेयर्ड को देखें। कार्बन को अब जरा डिटेल से देखें। पहले शेल में कितने होते हैं? 2 और दूसरे शेल में कितने होते हैं? 4। ये 2 तो इवन ही है। इन 4 में 3 शेयर्ड हैं 3 के साथ, तो ये टोटल कितने हो गए? 6 और 2 8 हो गए। ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अनशेयर्ड है, 8 + 1 9 हो गए। स्टूडेंट्स ये डिटेल फिर से समझ लें। कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन, मैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन लिखता हूं, 1s2 2s2 2p 2p2। अब जो 2p2 है वो 2px 2py और 2pz यूं समझ लें। तो इनमें अब एक और एक, ये पहला शेल है, ये तो शेयर ही नहीं होता। अब 2s कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है, 2s1 2px 2py 2pz। हाइब्रिडाइजेशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, आपको पता है कि एक्साइटेड में कैसे जाता है। तो स्टूडेंट्स ये वाला तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ही नहीं है। कार्बन ने एक शेयर यहां पे किया, एक शेयर यहां पे किया, एक शेयर यहां पे किया। वैलेंस में 4 थे जिसमें 3 शेयर हो गए। तो टोटल काउंट करें, 2 4 6 8 और एक ये 9। तो अब कार्बन में टोटल ऑड इलेक्ट्रॉन
बन रहे हैं ना, 9 टोटल आएगा तो वो ऑड है, तो इसलिए कार्बन पे क्या लिखा है, फ्री रेडिकल। जिस पे फ्री रेडिकल सिंबल लिखा हो वो पक्की बात है कि वो फ्री रेडिकल होगा, वो ऑड होगा। ठीक है, कैसे बनता है उसको मैं अगले टॉपिक में आपको बताने लगा हूं। तो स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट को देख लें, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। अब मैं आपको फ्री रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन बताता हूं। H H H CH3 CH3 CH3। स्टूडेंट्स फ्री रेडिकल पे कोई चार्ज नहीं होता, फ्री रेडिकल पे कोई चार्ज नहीं होता। अब देखें बॉन्डेड एटम 1 2 3, बॉन्डेड एटम 3 प्लस लोन पेयर, तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन है, पेयर तो नहीं है, तो इसको काउंट नहीं करना, पेयर को काउंट करना है। 3 + 0 तो ये कौन सा हो गया, sp2। 1 2 3 3 + 0 तो ये कौन सा हो गया, sp2। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको बता दिया। अब दो तरह की क्लीवेज है, एक है होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, और दूसरा है हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज में आप ये देखें कि कोई एटम ए है, इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है एक एटम बी के साथ, और ये जो लाइन है ये लाइन बॉन्ड को जाहिर करती है। मैंने लाइन भी लगा दी, दरमियान में डॉट भी लगा दिए। अब ये ना समझें कि दो लाइनें हैं तो दो बॉन्ड है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है कि इसको ए बी, ये जो लाइन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन बी का है, एक को मैं एक्स से डॉट से शो करता हूं और एक को क्रॉस से। ये दोनों अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फोर्स है जिससे एक बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स दूसरी तरफ ए और बी है, ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो बॉन्ड ब्रेक एंड एटम्स टेक देयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली। स्टूडेंट्स ये पेयर है ना, तो ये जब ब्रेक होगा तो दोनों अपना अपना एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। ये इक्वल क्लीवेज है, ठीक है। होमोलिटिक यानी एक ही तरह की क्लीवेज, दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिया और अलग हो गए। तो जब ये अलग होंगे न्यूट्रल होंगे और ये फ्री रेडिकल बनाएंगे। जब भी होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो फ्री रेडिकल बनता है। अब हेटेरो में देखें तो बॉन्ड ब्रेक एंड एटम्स टेक इलेक्ट्रॉन अनइक्वल, वो अनइक्वल लेते हैं, यानी या ए या बी इन दोनों में से कोई ना कोई एक पूरे का पूरा पेयर ले जाएगा। तो आप यूं समझें कि ए पे पॉजिटिव आ गया और बी पे नेगेटिव आ गया, क्योंकि बी ने इस पूरे के पूरे पेयर को अपनी तरफ खींच लिया। बी ने क्यों खींच लिया? बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। आप सोच रहे होंगे कि सर को कैसे पता चल गया कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी? तो हमने सपोज किया है, ये भी मुमकिन है कि ए की ज्यादा हो तो पूरा पेयर वो रख ले, तो बी में कमी आ जाए, जिस पे कमी आएगी वो पॉजिटिव और जिस पे इजाफा होगा इलेक्ट्रॉन का वो
नेगेटिव, तो फॉर्म आयंस। तो दो तरह की क्लीवेज होती है बच्चों, होमोलिटिक, होमोलिटिक में कभी चार्ज नहीं आता और वो न्यूट्रल बनाता है और न्यूट्रल फ्री रेडिकल बनाता है। और हेट्रोलिटिक क्लीवेज जब भी होती है तो जरूर चार्ज पैदा होता है जब दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अलग होते हैं, तो फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हमें कैसे पता चलेगा, तो स्टूडेंट्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। इनमें से कार्बन के बाद मैं हाइड्रोजन लिख देता हूं, कार्बन हाइड्रोजन हो, ये अगर हेट्रोलिटिक ब्रेक हो तो कार्बन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव। अगर कार्बन क्लोरीन हो, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ये ब्रेक होगा तो कार्बन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। अगर ऑक्सीजन कार्बन हो, जब ये ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो पॉजिटिव और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो नेगेटिव। तो ये दोनों के रिलेटिवली देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने होमोलिटिक हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात की। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लीवेज होमोलिटिक हुई है या हेट्रोलिटिक हुई है। स्टूडेंट्स, आपको ये क्लीवेज प्रिडिक्ट करना क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन ये आएगा कि जो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है उसमें से बताएं कि कौन सी क्लीवेज है। बल्कि आपको क्वेश्चन ना भी आए तो आपको अंदाजा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अब आप इस बात को देखें, यू राइट इट एज HCl, और जब आप इसको वाटर में डालें H2O तो आप इसको लिख देते हैं H पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव एक्वियस। तो आप कभी H नेगेटिव क्यों नहीं लिखते? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। वो जो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर था बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, अब वो क्या हुआ कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो पूरे का पूरा पेयर हाइड्रोजन से छिन गया और पूरा पेयर क्लोरीन को मिल गया, क्लोरीन नेगेटिव। अब जरा देखें, क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। अब मैं इसकी डायग्राम आपके सामने बनाता हूं, आप क्लोरीन को देखें, क्रॉस वाले क्लोरीन के हैं और एक अजाफी शेयरिंग करके यहां से डॉट वाला, वो अब क्लोरीन के वैलेंस में टोटल 8 बन रहे हैं। सिंगल क्लोरीन ग्रुप 7 का है तो वैलेंस में 7 है। तो स्टूडेंट्स, जब ये क्लीवेज हो और हाइड्रोजन को कोई इलेक्ट्रॉन ना मिले और पूरे का पूरा क्लोरीन को ही मिल जाए, तो मैंने कहा था पीछे कि जब नेगेटिव लिखा होगा तो उसका क्या मतलब होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो 3 तो क्लोरीन पे होते ही होते हैं, 1 2 3। तो ये जो एक नेगेटिव चार्ज लिखा था ना, उसका मतलब है ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर एक अजाफी उस पे आ गया है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्लीवेज बताई। अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप चैप्टर 7 से चैप्टर नंबर 13 तक काफी सारी एग्जांपल्स और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, आप उनमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी कंपाउंड्स ड्रा करें और उनमें बताएं कि कार्बन कौन से हैं। एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल कंपाउंड्स की ड्रा करें और हर एक में हर एक कार्बन को बताएं कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी है। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन के अलावा भी होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन की आपको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको फंक्शनल ग्रुप में बता दूंगा। आपने ये नहीं करना कि ये प्राइमरी ऑक्सीजन है, सेकेंडरी ऑक्सीजन है, नो, आप सिर्फ कार्बन पे फोकस करें। फिर अल्फा, बीटा, गैमा, 10 एग्जाम्पल्स, आप कोई कंपाउंड लिखें, उसमें आप बताएं कि अल्फा, बीटा, गैमा कौन से हैं। फिर हाइब्रिडाइजेशन, एटलीस्ट 10 एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें और हर एक एटम की हाइब्रिडाइजेशन उसमें ढूंढने की कोशिश करें। फिर कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन, ये एग्जांपल्स आपको बुक में बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगी, ये आपको अल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर में मिल जाएंगी, कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन, और आपको ये अल्डिहाइड के चैप्टर में कार्बेनाइन भी नजर आ जाएगा। इनको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, जितना बताया है सिर्फ इतना ही समझ लें। फिर क्लीवेज
ये भी एग्जांपल्स आपको बुक में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी, लेकिन चैप्टर नंबर 8 में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन एक मैकेनिज्म में मौजूद है। अगर आपको मिले तो वो आप एटलीस्ट वो ज़रूर देखें। तो जो पहले इसे बताए हैं स्टूडेंट्स, उनकी प्रैक्टिस करें। ये जो लेक्चर है इसके लिंक को सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। स्टूडेंट्स, हमने जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली चीज़ें शामिल नहीं थी वो लेक्चर सारे ख़त्म कर चुके हैं। अब अगला लेक्चर इंशाल्लाह ताला हमारा ऐसा होगा जो चीज़ें डायरेक्टली आपके सिलेबस में मौजूद हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर हम नॉमेनक्लेचर्स पे आएंगे। वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।